थोड़ी धीरे आ रही है। हाँ देखो, ठीक आवाज आ रही है क्लियर, और स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? सर बहुत धीरे आ कम आ रही रही है आपकी आवाज। सर बहुत क्लियर तो आ रही है सर, धीरे आ रही है। सर बहुत धीरे आ रही है। हाँ अब बताइए आवाज कैसी आ रही है? नहीं ठीक सर है, बहुत धीरे सर आ बहुत रही है। धीरे आ रही है। वाइब्रेट होके आ रही है। माइक ऑफ कर दो सब, सर माइक ऑफ को ही है। ऑफ कर दीजिए। हाँ माइक को ऑफ रखिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अब देखो, लाइकेन नामक जीव, यहीं से स्टार्ट करेंगे ना आज अपन? यस सर। ये क्रियाकलाप मैंने यस पढ़ाया सर। था सर। हाँ देखो, नहीं पढ़ा है सर। तो ये लाइकेन नाम के जीव के बारे में थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। आप सभी को पता होगा कि लाइकेन क्या होता है। तो लाइकेन क्या है भाई? कवक कवक और और शैवाल। शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। सहजीवी। कौन? हाँ लाइकेन। कवक और शैवाल का क्या होता है? ये एक सहजीवी संबंध होता है। अब ये लाइकेन की एक विशेषता होती है, ये लाइकेन केवल उन्हीं जगहों पर उगता है जहां पर प्रदूषण नहीं होता है। यदि किसी जगह पर प्रदूषण ज्यादा होता है तो वहां पर लाइकेन नहीं उगते हैं। आप यदि बारिश के मौसम में देखेंगे तो लाइकेन आपको लगभग हर दीवार पर मिल जाएगा, जिसको अपन खांसी बोलते हैं ना राजस्थानी भाषा में। काई या खांसी, काई या खांसी नहीं होता, वास्तव में वो क्या होता है? लाइकेन होता है। उसमें शैवाल और कवक दोनों होते हैं। तो ये जो लाइकेन होता है ये प्रदूषण वाली जगह पर नहीं उगता है, इसलिए लाइकेन को अपन क्या करते हैं? वायु प्रदूषण का सूचक मानते हैं। जहां पर लाइकेन नहीं उग रही है मतलब वहां पर वायु प्रदूषण ज्यादा है, और जहां पर लाइकेन आसानी से उग पा रहा है मतलब वहां पर वायु प्रदूषण बहुत कम है। तो देखो, लाइकेन नामक जीव वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड के स्तर के प्रति अति संवेदनशील होता है। तो ये सबसे ज्यादा संवेदनशील किसके प्रति है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस के प्रति। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? लाइकेन को मार देती है। जैसा कि अनुभाग 7.3.3 में बताया जा चुका है, ये प्राय पेड़ों की छाल पर पतले हरे और सफेद रंग की परत के रूप में पाए जाते हैं। यदि आपके आसपास पेड़ों पर लाइकेन है तो उसे आप देख सकते हैं। उसे क्या कर सकते हैं? आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, लाइकेन आप सबने देखा होगा, देख रखा है। वैसे करीब करीब आप सबने लाइकेन जो है वो क्या कर रखा? देख रखा है। ठीक है, ये सीधा नीचे आ गया। पेज पे ले लो 5 नंबर पेज। नंबर भेजना। जी हाँ सर यही था। बिल्कुल, बहुत तेज नहीं है ना इस चक्कर में। हाँ तो देखो, उसे आप देख सकते हैं। व्यस्त सड़कों के समीप पेड़ों पर स्थित लाइकेन और कुछ दूरी पर स्थित पेड़ों पर स्थित लाइकेन की तुलना करें। सड़क के समीप स्थित पेड़ों पर सड़क की ओर की सतह पर लगे लाइकेन की तुलना सड़क की विपरीत दिशा की ओर वाली सतह पर लगे लाइकेन से करें। तो बस सीधी बात यह है कि पेड़ की जो सतह ऐसी है जो धुएं के संपर्क में आ रही है तो वहां पर लाइकेन उगा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन पेड़ की वो सतह जो धुएं के संपर्क में नहीं है तो वहां पर आपको लाइकेन उगा हुआ मिल जाएगा, है ना। ऊपर प्राप्त लक्षणों के आधार पर आप सड़क के किनारे या दूर प्रदूषण फैलने वाले पदार्थ के स्तर के विषय में क्या कहेंगे? तो सीधी बात यह है कि सड़क का जो किनारा है वहां पर वायु प्रदूषण ज्यादा होता है, और जैसे सड़क के किनारे से दूर अपन जाते जाते हैं तो प्रदूषण क्या होता जाता है? कम होता जाता है, क्योंकि सड़क पर रोजाना वाहन दौड़ते हैं तो कई सारा धुआं वहां पर वो क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। क्लियर है बात? आवाज यार इसमें दिक्कत आ रही थी आज, लगा लिया नहीं हुआ, फिर ये लैपटॉप से ले रहा हूँ आपके।
इसके खांचे हिलते हैं सारे, क्या पता सारे खांचे हिलते हैं इसके। हाँ क्या पता ये मतलब आवाज ना वाइब्रेट होती है। अब ये तो ले लेता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। अब यहाँ देखो प्रश्न है, शुक्र और मंगल ग्रह के वायुमंडल से हमारा वायुमंडल कैसे भिन्न है? बताइए भाई इसका उत्तर। सर क्योंकि वहाँ पर 95 से 97% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हाँ। तो हम यहाँ पर यही बताएंगे कि शुक्र और मंगल ग्रह पर 95 से 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, जबकि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है? 0.03% है। इसके अलावा दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि शुक्र और मंगल ग्रह के वायुमंडल में जीवन संभव नहीं है, जबकि हमारे वायुमंडल में जीवन संभव है। शुक्र और मंगल ग्रह के वायुमंडल में जीवन संभव नहीं है, जबकि हमारे वायुमंडल में जीवन संभव है। क्लियर है भाई? यस सर। अगला प्रश्न देखो आप, अगला प्रश्न देखिए, क्या प्रश्न है अगला? वायुमंडल एक कंबल की तरह कैसे कार्य करता है? हाँ तो बताइए, देखिए वायुमंडल जो होता है वो कंबल के समान कैसे कार्य करता है? तो तापमान को नियंत्रित रखता है। अचानक बढ़ने से रोकता है और रात के समय ऊष्मा की भारी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है। इस तरह वायु कंबल को वायु पृथ्वी को कंबल के ढके रहता है। अब मेरी बात सुनिए आप, वायुमंडल क्या करेगा? पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए है पृथ्वी को। तो अब ये जो ऊष्मा आती है पृथ्वी पर, उसको धीरे धीरे आने देता है, जिससे पृथ्वी का तापमान अचानक से नहीं बढ़ता। और रात्रि के समय जब ऊष्मा वापस अंतरिक्ष की ओर जाती है तो उसको अचानक से अंतरिक्ष में जाने से रोकता है, जिससे हमारी पृथ्वी रात्रि के समय कैसी होती है? धीरे धीरे ठंडी होती है। कैसे होगी? धीरे धीरे ठंडी होगी। तो इस प्रकार से ये क्या करती है? कंबल के समान कार्य करती है। तो आप लिख लेंगे कि इसका उत्तर, या मैं लिखवाऊं? सर आपने लिखा दिया था इसका। हाँ वही है, करीब करीब है ना। तो इसको आप थोड़ा सा बदल करके आपके अपने हिसाब से बदल लेना। मतलब इसमें आपको ऐसे लिखना है कि वायुमंडल एक कंबल की तरह कार्य करता है, क्योंकि वायु ऊष्मा की उचालक होती है। वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को दिन के समय और यहाँ तक कि पूरे वर्ष पर लगभग एक समान रखता है। वायुमंडल दिन में तापमान को अचानक बढ़ने से रोकता है और रात के समय ऊष्मा को बाहरी अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करता है। इस तरह वायुमंडल एक कंबल की तरह कार्य करता है। ऐसे आपको लैंग्वेज सेट करनी है इसकी। अब आप चाहो तो मैं लिखवा दूं? नहीं सर, हम लिख लिख लेंगे। ठीक है, चलो सर हम लिख लेंगे। अगला प्रश्न देखो, वायु प्रवाह पवन के क्या कारण है? वायुमंडल में हवा का गर्म होना। वायुमंडल में हवा का गर्म होना और जलवाष्प होना व पृथ्वी का गुणन करना। जलवाष्प का बनना और वायुमंडल में हवा मैं गर्म बोल होना। रहा हूँ, आप इसका उत्तर लिख लीजिए। आपका सही आंसर नहीं है किसी का भी। लिखो, वायु प्रवाह के वायु प्रवाह के या पवन के वायु प्रवाह के या पवन के निम्न कारण हैं। निम्न कारण हैं। निम्न कारण हैं। इसमें पहला कारण आप लिखिए, पृथ्वी की सतह का असमान रूप से गर्म होना। पृथ्वी की सतह का असमान रूप से गर्म होना।
लिख लिया भाई सभी ने? हाँ सर। दूसरा लिखिए, दूसरा लिखिए, जल मंडल व स्थल मंडल का, जल मंडल व स्थल मंडल का असमान रूप से गर्म होना, जल मंडल व स्थल मंडल का असमान रूप से गर्म होना, असमान रूप से गर्म होना। तीसरा लिख लीजिए, पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी की घूर्णन गति, घूर्णन गति। और चौथा कारण और लिख लीजिए आप इसमें, पवन के मार्ग में, पवन के मार्ग में, पवन के मार्ग में पर्वत श्रृंखलाओं का, पवन के मार्ग में पर्वत श्रृंखलाओं का, पर्वत श्रृंखलाओं का, पर्वत श्रृंखलाओं का आना, पर्वत श्रृंखलाओं का आना। हो गया भाई? यस सर। चौथा प्रश्न देखो, बादलों का निर्माण कैसे होता है? तो ये तो आप कर लेंगे, कल मैंने आपको लगवा भी दिया था। सर लगवाया था कल आपने। हाँ सर। ठीक है। पांचवा प्रश्न कर देखो, लेंगे। मनुष्य के 3 क्रियाकलापों का उल्लेख करें जो वायु प्रदूषण में सहायक है। मनुष्य के 3 क्रियाकलाप, जीवाश्म ईंधन का अधिक तो होना और अत्यधिक औद्योगिकरण का विकास, जनसंख्या बढ़ना। तो देखो इसमें आप ये लिख सकते हो, जैसे मानव निर्मित कारण की बात कर रहे हैं ना अपन इसमें, तो मानव के द्वारा पेड़ों की अत्यधिक कटाई करना, मानव के द्वारा अत्यधिक वाहनों का उपयोग किया जाना, और मानव के द्वारा अत्यधिक उद्योग धंधे या फैक्ट्रियों का चलाना, ये सब क्या है? वायु प्रदूषण के कारण है। तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रश्न में ये। हाँ नो सर। नो सर। मैंने 11 प्रश्न तो आपको अलग से लिखवाए थे, इसके अलावा ये 5 प्रश्न ये करने हैं आपको फाइल के अंदर। ओके ठीक है सर। ये तो। ओके अब सर। आगे बढ़ते हैं। जल एक अद्भुत द्रव। अद्भुत द्रव का मतलब यह है कि जल एक ऐसा द्रव है जिसके अंदर जीवन संभव हो पाया है। द्रव तो और भी कई सारे हैं इस धरती पर, लेकिन कोई भी द्रव ऐसा नहीं है जिसमें जीवन संभव हो पाया हो, लेकिन जल एक ऐसा द्रव है जिसके अंदर जीवन की उत्पत्ति हुई है। ऐसा कहा जाता है कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी पर जो पहला जीव आया था उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? जल में ही हुई थी। तो देखो, जल पृथ्वी की सतह के सबसे बड़े भाग पर उपस्थित है और यह भूमिगत भी होता है। तो पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल पाया जाता है भाई? बताया था आपको मैंने? 29 भैया 71% बताया गया था आपको। 30% तो मैंने स्थल भाग बताया था। आपकी किताब में 75% लिखा हुआ था, मैंने करेक्ट भी करवाया था, आपको ध्यान हो तो। हाँ सर। की कुछ मात्रा। हाँ तो आगे देखिए, जल की कुछ मात्रा जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में पाई जाती है। पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला अधिकतर जल समुद्र और महासागरों में, और ये कैसा है? खारा है। तो पृथ्वी पर जल तो खूब सारा है, लेकिन इसमें से अधिकांश जल कहाँ पाया जाता? महासागरों में पाया जाता है, और ये जल कैसा है? खारा है। तो खारा जल, ध्यान रखना, पीने योग्य जल नहीं होता, उसको अपन पेयजल नहीं कह सकते हैं, पीने योग्य नहीं होता है वो जल। शुद्ध जल बर्फ के रूप में दोनों ध्रुवों पर बर्फ से ढके पहाड़ों पर पाया जाता। भूमिगत जल और नदियों, झीलों, तालाबों का जल भी शुद्ध होता है। तो ध्यान देना भाई, यहाँ पर भूमिगत जल,
नदियों का जल, झीलों का और तालाबों का जल। झीलें यहाँ पर मीठी झीलों की बात होगी, खारे पानी की झीलों की बात नहीं होगी। यहाँ पर का जल शुद्ध होता है। शुद्ध होने का मतलब यहाँ पर यह नहीं है भाई वो शुद्ध है, शुद्ध होने का मतलब है कि वो पेयजल है, पीने योग्य जल है। रासायनिक दृष्टि से हमें कभी भी शुद्ध जल नहीं मिलता है। जल का अणुसूत्र तो केवल H2O होता है, और ये H2O वाला जल आप कभी भी प्राप्त करेंगे ना तो उसमें खनिज लवण बिल्कुल भी नहीं होता, वो बिल्कुल फीका लगता है। अपन यदि मान लीजिए इनकी भूमिगत जल की, नदियों की, तालाब की, झीलों के जल की बात करें तो वो मीठा जो जल होता है ना उसमें कुछ खनिज लवण घुले होते हैं, लेकिन वो अच्छे या लाभदायक खनिज लवण उसके अंदर घुले हुए रहते हैं। ठीक है, सागर का जो जल है उसमें भी लवण ही घुले होते हैं, लेकिन उसमें ऐसे लवण ज्यादा घुले होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो जो मीठा जल होता है जिसे अपन पेयजल कहते हैं उसके अंतर्गत कौन सर कौन सा जल आपकी आता है? आवाज कट कट के आ रही है। सभी के पास में कट के आ रही है क्या आवाज? नो सर। नहीं सर। नो सर। अब थोड़ा कोई नेटवर्क इशू होगा आपके। यहाँ से तो यदि आवाज क्लियर नहीं जा रही है तो फिर सबके पास में क्लियर नहीं जाती है। तो कभी कभी अपना खुद का मोबाइल का नेटवर्क उसमें भी दिक्कत आ जाती है। हाँ तो देखो, फिर भी इस जल की उपलब्धता विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। गर्मी में अधिकतर स्थानों पर, भाई माइक ऑन कर दिया आपने, माइक ऑफ रखो, स्थानों पर जल की कमी होती है। ग्रामीण इलाकों में जहां जल आपूर्ति की व्यवस्था नहीं है वहां लोगों का अधिकतर समय दूर से जल लाने में व्यय होता है, खर्च हो जाता है। तो कई सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जल उपलब्ध नहीं है, पीने का जल, और वो ऊंटों पर या अपने साधनों के द्वारा बहुत सारा जल एक जगह से भर के लाते हैं और फिर महीने भर या 2-5 दिन तक उसी जल को पीते रहते हैं। तो कई जगह पर ऐसी समस्या देखने को मिलती है कि उनको पीने के लिए योग्य जल भी नहीं मिल पाता है। क्रियाकलाप देखोगे क्या? वैसे कोई जरूरी नहीं है क्रियाकलाप देखने की, मैं एक बार आपके सामने पढ़ देता हूँ क्रियाकलाप। हाँ देखो, बहुत से नगर निगम जल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए जल संग्रहण की तकनीकों पर कार्य कर रहे हैं। तो इसमें कुछ जगहों पर बांध बनाए जाते हैं, कुछ जगह नाड़ी, खाड़ीन आदि चीजें बना करके जल को संग्रहित किया जाता है। पता लगाइए ये कौन सी तकनीक है तथा ये उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है। ठीक है भाई, अब देखो लेकिन जल इतना अधिक आवश्यक क्यों है? क्या सभी प्राणियों को जल की आवश्यकता होती है? तो सभी प्राणियों को जीवित रहने के लिए जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जल ही क्या होता है? जीवन होता है। नहीं, जल ही क्या होता है? जीवन होता है। जल नहीं है तो जीवन भी नहीं होगा। सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जलीय माध्यम में होती है। ये बात आप ध्यान रखना, अंडरलाइन मार लो इस लाइन को। सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं कौन से माध्यम में होती है? जलीय माध्यम में होती है। स्क्रीन तो आ जाएगी, वो क्या हुआ? हाँ चलो भाई देखो, यही थे अपन तो। यस सर। यस सर, सर सभी प्रक्रिया से। तो इस सारी लाइनों में अपने को ये बताया गया है भाई जल कहाँ कहाँ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखना इन लाइनों का। आपको जल का महत्व पूछे तो आप कह सकते हो भाई सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जलीय माध्यम में होती है। सभी प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर में या कोशिकाओं के अंदर होती है वो जल में घुले हुए पदार्थों में ही होती है। शरीर के अंदर जब पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक भाग से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है तो वो भी जल में घुली हुई अवस्था में ही पहुंचाया जाता है ना। आगे देखो, स्थलीय जीवों को जीवित रहने के लिए शुद्ध जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि खारा जल में नमक की अधिक मात्रा होने के कारण जीवों का शरीर उसे सहन नहीं कर पाता। इसलिए प्राणियों और पौधों को पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए आसानी से जल उपलब्ध के स्रोत आवश्यक है। अब मुझे एक बात बताइए, यदि हम मीठा जल नहीं पी करके खारा जल पिए तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
अस्वस्थ हो जाएगी। शरीर भी गल जाएगा। मैं आपको लॉजिक देता हूँ, ध्यान से सुनना। आपने एक क्रिया पढ़ी होगी, परासरण की क्रिया। हाँ सर। यस सर। हाँ, मैं आपको Yes. याद दिलाने के लिए वापस से एक चित्र बना देता हूँ। एक बीकर में तो हमने पानी लिया था और इस पानी के अंदर हमने डाल दिया था किशमिश। किशमिश आपको अंडे हाँ वाला सर। उदाहरण भी दिया होगा। और यहाँ पर मैंने शक्कर का गाढ़ा घोल लिया है और इसके अंदर मैंने डाल दिया है अंगूर। क्या डाला? अंगूर। बताइए क्या होता है? सर अंगूर की किशमिश फूल जाती है सर। किशमिश हाँ, फूल किशमिश जाती तो है। क्या हो जाती है? फूल जाती है। और अंगूर क्या हो जाता है? पि- पिचक जाता है। पिचक जा- पिचक पिचक जाता जाता है है। सर। हाँ सर। हाँ। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि सर परासरण में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है जल। हाँ। भाई, परासरण की क्रिया जो होती है, इसमें क्या होता है? जल अपनी अधिक सांद्रता से कहाँ चला जाता है? कम कम सांद्रता की ओर जाता है। कम सांद्रता। इस किशमिश में जल हाँ की सर। सांद्रता कम थी, बाहरी जो बीकर का जल है इसमें जल की सांद्रता ज्यादा थी, तो यहाँ से जल निकल करके कहाँ गया? किशमिश में चला गया और किशमिश फूल गया। अंगूर में जल की सांद्रता अधिक है और ये बाहरी जो शक्कर का गाढ़ा घोल है इसमें जल की सांद्रता कैसी है? कम है। तो अंगूर से जल निकल करके बाहरी विलयन में आ गया और अंगूर क्या हो गया? पिचक गया। पिचक गया। इसी चीज को मैं यदि दूसरे तरीके से बोलूं तो ऐसे कह सकता हूं कि जल वहां गमन करता है जहां पर लवणों की सांद्रता अधिक होती है। जहां पर क्या होती है? लवणों की सांद्रता अधिक होती है। देखो भाई, इस किशमिश में लवण की सांद्रता अधिक थी, इसलिए जल क्या हो गया? बाहर से किशमिश में प्रवेश कर गया। ऐसे शक्कर का जो गाढ़ा घोल है इसमें लवणों की सांद्रता ज्यादा थी, इसलिए अंगूर से जो पानी है वो कहाँ आ गया? बाहरी घोल में आ गया। तो यदि हम खारा जल पीते हैं तो उसमें लवणों की सांद्रता कैसी होगी? अधिक होगी। अब यदि आपने ऐसा जल पिया है तो आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनका जल भी इस खारे जल में आकर के मिलने लगेगा, क्योंकि ये जो खारा जल है इसमें लवणों की सांद्रता कैसी है? ज्यादा है। तो आप पानी को पी रहे हैं प्यास बुझाने के लिए, लेकिन होगा उल्टा काम। आप जितना पानी पिएंगे प्यास उतनी ही ज्यादा लगती जाएगी। क्यों? खारे पानी में लवण ज्यादा है और लवण जितना ज्यादा होगा वो पानी को उतना ही सोखता जाएगा, इसलिए हमारी कोशिकाओं में पानी की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। क्लियर है बात? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है। सर हाँ, सर देखो देखो आगे। इसलिए प्राणियों और पौधों को पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए आसानी से जल उपलब्धि के स्रोत क्या हैं? आवश्यक है। और जल के स्रोत भी कैसे होने चाहिए? मीठा पानी होना चाहिए, भी खारा पानी नहीं होना चाहिए। अब आप ऊपर क्रियाकलाप देख लीजिए। पहले क्रियाकलाप 14.4 है ना, वो देख लो। हाँ, 14.8 यही है ना भाई? देखिए ध्यान से। अब किसी नदी, तालाब या झील के समीप एक छोटे स्थान को चुने। मान ले 1 वर्ग मीटर इस क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न पौधों और जंतुओं की संख्या को गिने। प्रत्येक स्पीशीज की अलग अलग गणना करें। तो आप ये देखेंगे कि नदी, तालाब और झील के समीप तो क्या होते हैं? कई सारे पेड़ पौधे उगे हुए रहते हैं और उनके ऊपर कई सारे जीव जो होते हैं वो भी निवास करते हैं। अब दूसरा देखो, इसकी तुलना सूखे और पथरीले भाग के उतने ही बड़े क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु और पौधों से करें। क्या दोनों क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे और जंतु एक ही प्रकार के? देखो, झील, नदी, तालाब, इनके आसपास उगने वाले पेड़ पौधों की प्रकृति अलग प्रकार की होगी और सूखे और पथरीले भाग पर उगने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की जो प्रकृति वो अलग टाइप की होगी। एक बात और ध्यान रखना कि ये जो नदी, तालाब और झील है इनके आसपास जीवों की संख्या ज्यादा होती है, जबकि सूखे और पथरीले भाग के आसपास जो जीव होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? कम होती है। तो आप ये समझ सकते हैं जहां जल उपलब्ध है वहीं पर जीवन संभव हो पाता है या जीवन जीना सुविधाजनक हो जाता है। आगे देखिए। अब अपने विद्यालय के समीप या किसी प्रयोग में न आने वाली भूमि को चुने, लगभग 1 वर्ग मीटर, और उसे चिन्हित करें। उसी प्रकार उस क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं और पौधों तथा प्रत्येक स्पीशीज के जीवों की संख्या की क्या करें? गणना करें। गणना करें।
आगे देखो, उसी स्थान की गणना वर्ष में 2 बार करें, एक बार गर्मी या सूखे मौसम में और दूसरी बार बरसात के मौसम में। तो बताइए मुझे, यदि हम देखें क्या दोनों बार संख्याएं समान थी? तो भाई ध्यान रखो, बरसात के मौसम में जीवों की संख्या अधिक नहीं। होती है, और सूखे का मौसम आएगा, ग्रीष्म काल का मौसम आएगा, तो उस समय जीवों की संख्या कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। हाँ, किस मौसम में आपने विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतुओं की संख्या अधिक पाई? तो किस मौसम में अधिक पाई आपने? बरसात के मौसम में। हाँ। प्रत्येक प्रकार के जीव की संख्या किस मौसम में अधिक थी? तो किसमें थी? वर्षा के मौसम में थी। बरसात के मौसम में। उपरोक्त दोनों क्रियाकलाप के परिणाम को संकलित करने के बाद आप विचार करें कि क्या जल की मात्रा की उपलब्धता का संबंध पौधों और जंतुओं के प्रकार तथा उनकी संख्या से है? तो बिल्कुल है। जहां पर पानी उपलब्ध है तो वहां पर उसी तरीके के पेड़ पौधे उगेंगे जो अच्छे पानी में वृद्धि करते हैं। जहां पर पानी कम है तो वहां पर कंटीली जो वनस्पति है जिनको पानी की कम आवश्यकता है वो वृद्धि करते हैं। दूसरी चीज, जहां पानी उपलब्ध रहता है वहां पर पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की संख्या ज्यादा होती है। जहां पर पानी उपलब्ध नहीं होता तो वहां पर पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की संख्या कैसी होती है? कम होती है। हाँ, तो देखो, उनकी संख्या से एक निश्चित या दिए हुए स्थान में रह सकते हैं। अगर संबंध है तो बताएं कि आप किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रकार और जीवन की उपलब्धता पाएंगे? 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में या 5 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में? बताइए भाई, किसमें पाओगे ज्यादा? 200 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर वाले बिल्कुल क्षेत्र। वर्षा वाले क्षेत्र में। वाले में। एटलस में वर्षा के पैटर्न हाँ, क्लास आ चुकी है। स्क्रीन आ रही है भाई सबके पास में? यस सर। यस सर। चलो, इस पेज को अपन Yes. एटलस से आगे कल पढ़ेंगे। एटलस में वर्षा के पैटर्न की बात है। तो आप जो पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान, तो उसमें आप देखना कि हमारे भारत के कौन से इलाके जहां पर वर्षा ज्यादा होती है और कौन से इलाके ऐसे जहां पर वर्षा कम होती है, ये आप देखना। फिर कल अपन इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। आज Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।